नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहेगा इंश्योरेंस अवेयरनेस के MCQs के ऊपर। तो मेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कुछ MCQs तैयार किए हैं, तो सभी अटेम्प्ट कीजिए और अपना जो स्कोर है वो भी मेंशन करना। जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो उसे विजिट कीजिए और PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ आर रिस्क मेजर्ड। तो जो रिस्क है उसको मेजर कैसे करते हैं ये आपको बताना है। तो ए है द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लॉस, बी है द कॉस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस लॉस, सी है द लाइकली लॉस दैट में अकोर इफ ए पेरिल स्ट्राइक, और नंबर डी है द लाइकहुड ऑफ फॉर ए पेरिल स्ट्राइकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द लाइकली लॉस दैट में अकोर इफ ए पेरिल स्ट्राइक। तो जो कोई भी लॉस होता है जो किसी पेरिल की स्ट्राइक की वजह से होता है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, रिस्क का मेजरमेंट किया जाता है कि किस प्रकार का पेरिल है, उसके हिसाब से ही जो रिस्क है उसको मेजर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 ऑप्शन, जो क्वेश्चन है वो है पॉलिटिकल अपहील और गवर्नमेंट सडनली लूजिंग वोटिंग ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ रिस्क। कि जो गवर्नमेंट है वो अपना जो वोटिंग है उसका कॉन्फिडेंस खो देती है, या जो अपने बोल सकते जो पॉलिटिकल जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना जो वोटिंग कॉन्फिडेंस है इन पार्लियामेंट वो लॉस कर देती है, तो ये किस प्रकार का रिस्क माना जाएगा ये आपको बताना है। ए है डायनेमिक रिस्क, बी है स्टैटिक रिस्क, सी है पर्टिकुलर रिस्क और डी है फाइनेंशियल रिस्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए डायनेमिक रिस्क। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डिड रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मली इवॉल्व। तो आपको बताना है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फॉर्मली कैसे इवॉल्व होता है। तो ए ऑप्शन है एज ए फंक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, बी है एज ए फंक्शन ऑफ डेब्ट कलेक्टर, सी है एज ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल लेंडिंग एंड डी है एज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। तो आपसे पूछ ले कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फॉर्मली कैसे इवॉल्व होता है, तो ये किस पे डिपेंड होता है, एज ए फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज पर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द कॉस्ट ऑफ डैमेज इज बीइंग मेट यूजिंग इंटरनल रिसोर्स फंड हाउ इज द रिस्क बीइंग मैनेज्ड। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो जो डैमेज या जो लॉस होता है उसकी कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए पॉलिसी होल्डर की जब इंटरनल रिसोर्सेज या फंड का जो यूज करती है, तो ये किस हिसाब से मैनेज किया जाता है ये आपको बताना है। तो उसको मान लो इन इंश्योरेंस टर्मोलॉजी क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो ए है अवॉइडेंस प्रिवेंशन, बी है ट्रांसफर, सी है रिडक्शन एंड डी है रिटेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा रिटेनिंग। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपनी जो पॉलिसी होल्डर का रिस्क जो बॉर्न करती है, जो रिटेनिंग क्या होता है, जो अपने पास जो अपने बोल सकते हैं कि जो भी पॉलिसी होल्डर का जो रिस्क है, अगर कल को उसका कुछ डैमेज होता है तो उसकी जो क्लेम देती है कंपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटेनिंग। ठीक है, या अपने दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि जो भी रिस्क कंपनी उसको अडॉप्ट करती है पॉलिसी होल्डर के रिस्क को, तो उसको भी क्या बोलेंगे, रिटेनिंग। कि उसने किस कंपनी ने कितने % रिस्क अपने पास रखा है, तो वो होता है रिटेन करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस एरिया विच में नॉट बी अफेक्टेड इक्वली और एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। कि इसका मतलब कि किसी एरिया में कोई रिस्क जो स्प्रेड हुआ है, जो फैला है, वो इक्वली अफेक्ट नहीं कर रहा है मेजोरिटी ऑफ पीपल को
इन सेम टाइम, तो इसको अपने क्या कहेंगे? ए है डाइवर्सिफिकेशन, बी है सेपरेशन, सी है डुप्लीकेशन एंड डी है ट्रांसफर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि सेम टाइम में क्या है, वो मेजोरिटी ऑफ पीपल को क्या अफेक्ट नहीं कर रहा है सेम रिस्क इन सेम टाइम, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ट्रांसफर, इसमें एक बात रखना कि ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर क्या होता है कि जब कोई इंश्योरेंस कंपनी जो रिस्क दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करती है, मान लो जो ये ट्रांसफर है, ये री इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखना, ट्रांसफर का क्या होता है, जब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के रिस्क को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करती है। और ये कब करती है? ये री इंश्योरेंस जब होता है किसी भी एसेट का, तो उस कंडीशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रपोजर पेज ए कंसिडरेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर बियरिंग द रिस्क ऑन हिज बिहाफ, व्हाट इज द कंसिडरेशन नोन एज? ये जो प्रपोजर होता है, प्रपोजर यानी कौन होगा? जो पॉलिसी होल्डर, वो कुछ कंसिडरेशन देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप इस कंसिडरेशन के बिहाफ पे जो उसका जो रिस्क है उसको बोर्न कीजिए। तो वो कंसिडरेशन है, उसको क्या कहा जाता है? कंसिडरेशन नॉन एज ए इनरोलमेंट फी, बी प्रीमियम, सी इंस्टॉलमेंट एंड डी है बोनस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रीमियम, ठीक है। तो कंसिडरेशन इज नॉन एज प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 700 कार ओनर इन ए सिटी। एक शहर में 700 कार ओनर है। ऑन एन एवरेज इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2% ऑफ द कार और 14 कार आर लाइकली टू मीट विद एन एक्सीडेंट। तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि 2% कार यानी कि जो 700 का 2% यानी 14 कार है, वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड द लॉस सफर्ड बाय ईच ऑफ द 14 कार ओनर विल बी Rs 15,000। तो यानी कि जो एक कार का जो डैमेज है वो कितना है? 15,000 रुपए, ठीक है। तो हाउ मच विल बी द प्रीमियम रिक्वायर्ड टू द कंट्रीब्यूट बाय ईच ऑफ द कार ओनर टू कवर द लॉस? तो हर एक जो कार ओनर है उसको अपना कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ताकि जो 14 कार है, ठीक है, या जो 700 का जो 2% 14 कार है, उसका जो क्लेम राशि है वो फुलफिल की जा सके। तो आपको अमाउंट बताना है कि प्रत्येक जो कार ओनर है वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन एज ए प्रीमियम के रूप में देगा। तो ए ऑप्शन है Rs 100, बी Rs 200, सी Rs 300 एंड Rs 400, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा Rs 300 रुपीज। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको सोल्व कैसे करना है। देखिए आपको पता था कि टोटल कार कितनी है? 700, ठीक है। 700 में से एक्सीडेंट कितने का होता है? 2% का। तो 700 का जो 2% है वो आ गया 14 कार, ठीक है। तो 14 कार। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यानी एक कार का जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 15,000 रुपए। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 15,000 इंटू 14 यानी 2,10,000। अब ये जो 700 कार ओनर है वो ही अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ना, तो इसको डिवाइड कर दो 700 से। तो जो अपना राइट आंसर आया वो क्या आया? वो आया 300 रुपए, 300। तो इस हिसाब से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव, तो आपको इस हिसाब से उसको सोल्व करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा Rs 300। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कवर विच टाइप ऑफ रिस्क। कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो किस प्रकार के रिस्क का कवर देती है? ए है रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ, बी है रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, सी है बोथ ऑफ द ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखिए क्या होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो दोनों प्रकार के रिस्क को कवर करती है, कि अगर किसी भी पर्सन की अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ हो जाती है तो, या फिर रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, कि वो समय से ज्यादा वो जीवित रह पाता है, तो दोनों ही चीज को कवर करता है। अगर समय से पहले उसकी मृत्यु होगी तो एज ए डेथ क्लेम, और अगर वो लंबी अवधि तक जीता है तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको एन्युटी प्लान ऑफर करती है तो उस हिसाब से आपको एज ए पेंशन के रूप में आप सर्वाइव कर सकते हो। तो दोनों ही प्रकार के रिस्क को क्या करती है? कवर करती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनीज होती है वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर फेसिंग रिस्क रिलेटेड ऑफ फॉरेन ट्रेड आर कवर्ड बाय होम। तो जो आयात और निर्यात करने वाले जो भी कंपनीज है, जो पर्सन है, तो उनसे रिलेटेड जो रिस्क है, ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो उनको कौन कवर करती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इड्डा करती है, बी डीआईसीजीसी करती है, सी ईसीजीसी करती है, एंड डी एलआईसी करती है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से रिलेटेड कोई भी रिस्क है, उसको जो इंश्योरेंस कवर देती है आयात और निर्यात से संबंधित, तो वो कौन दे देती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी देती है, आपको याद रखना है। और ईसीजीसी ईसीजीसी कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द बिलो इज ए री इंश्योरेंस कंपनी। तो आप बताना कि री इंश्योरेंस कंपनी इनमें से कौन है। ए है जीआईसी, बी है एलआईसी, सी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एंड डी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो सभी को पता है कि जो री इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने इंडिया में कौन है, तो वो है जीआईसी, ठीक है। यानी इनमें से जीआईसी है, और जीआईसी क्या है, भारत की क्या है, नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी भी है, ये भी अपने को याद रखना है, नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी। और ये कब बनी, ये बनी 2000 में, ठीक है। और इसका जो एक्ट पास हुआ, ये एक्ट पास हुआ 2002 में, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वाज द फर्स्ट कंपनी टू कंडक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो जो पहली कंपनी थी जिसने लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो शुरू किया भारत में, वो कौन सी है। तो आपको बताना है, ए है मद्रास इक्विटेबल, बी है बॉम्बे म्यूचुअल फंड, सी है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड डी है भारत इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए कौन सी थी। तो हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस से मैंने आपको ये करवाया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की पहली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शुरू किया, वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सभी आपको पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1818 में, और कहां पे, कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, there are 100 people in village, on an average every year 4 people die, the economic value of each person is Rs 25,000, how much will be the premium required to the contribute by each person to settle the loss of the family of person who die। तो एक जो गांव है उसमें 100 पीपल है, प्रत्येक साल 4 की डेथ हो जाती है, और उनका जो फाइनेंशियल वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू है हर पर्सन की, वो है 25,000। तो इसके जो फाइनेंशियल जो रिस्क है उसको फुलफिल करने के लिए हर एक व्यक्ति द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा प्रीमियम के रूप में, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है Rs 500, बी है Rs 1000, सी है 1500, एंड डी है 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा Rs 1000, यानी 1000 रुपए प्रीमियम राशि का कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि प्रत्येक साल कितने की डेथ होती है, 4 की, और एक व्यक्ति की जो इकोनॉमिक वैल्यू रखी है वो कितनी, 25,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 1 लाख, और टोटल पर्सन कितने हैं, 100। तो इसको आप ना डिवाइड कर देंगे, तो जो राइट आंसर रहेगा वो देखिए यहाँ पे आ गया 1000 रुपए, कि हर एक व्यक्ति अगर 1000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है, तो जो 4 व्यक्ति प्रत्येक साल जिनकी मृत्यु हो रही है, उनका जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस है उसको कंपनी ओवरकम कर सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आप बता दिया कि आपको सोल्व कैसे करना है, या कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ईसीजीसी इज ओन्ड बाय। तो ये मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता के गया हूँ कि ईसीजीसी किसके द्वारा ओन्ड है, जीआईसी है, ऑल प्राइवेट पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट है, या ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर है ईसीजीसी की, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अदर हु आर एक्सपोज टू ए सिमिलर रिस्क एंड आर विलिंग टू शेयर द रिस्क। तो आपको बताना है कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें सिमिलर रिस्क सिमिलर रिस्क वाले जो पर्सन है,
ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका जो रिस्क है उसको शेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये जब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कोई भी जो रिस्क होता है, एक ग्रुप का जो अगर सिमिलर रिस्क है तो वो क्या करती है, जो अपना जो रिस्क है कंपनी कुछ अपने पास रखती है और कुछ दूसरी जो कंपनीज हैं उनके साथ शेयर करती है, जिसको अपने री इंश्योरेंस के रूप में जानते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको क्या रहेगा? ए है रिडक्शन, बी है अवॉइडेंस, सी है ट्रांसफर एंड डी है रिटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांसफर। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ट्रांसफर। और ट्रांसफर है ये किस में यूज होता है? री इंश्योरेंस में, री इंश्योरेंस में। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैम ने आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन बताई थी, तो उसी को ही यहाँ पे दोबारा पूछा गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द सुपरवाइजरी लेवल बिटवीन द एजेंट एंड द ब्रांच ऑफिस कॉल्ड? तो जो सुपरवाइजरी लेवल है एक एजेंट और ब्रांच ऑफिस के बीच में, उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ए है स्पेसिफाइड पर्सन, बी है डेवलपमेंट ऑफिसर, सी है डायरेक्ट एजेंट एंड डी है करियर एजेंट। तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफिसर। जो विकास अधिकारी होता है वो सुपरवाइजरी पर्सन होता है। ठीक है, किसके बीच में? ब्रांच ऑफिस और जो एजेंट होता है उसके बीच में। क्वेश्चन नंबर 16, इन द केस ऑफ द माइक्रो इंश्योरेंस अप टू व्हाट अमाउंट कैन एन इंश्योरर इशू ए पॉलिसी? तो माइक्रो इंश्योरेंस के जो माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें मैक्सिमम कितनी अमाउंट की पॉलिसी इशू कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी? तो ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा RS 50,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। What is the treatment to be given to the difference between revenue and expenses? तो जो इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उसका यूज किस हिसाब से किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इट इज इंक्लूड ए प्रॉफिट, बी है इट इज पेड टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सी है इट इज हेल्ड इन रिजर्व टू कवर क्लेम कॉस्ट एंड डी है इट इज रिटर्न टू ए पॉलिसी होल्डर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है कि क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उसका यूज क्या करती है कंपनी? वो जितने भी उसके क्लेम होते हैं उसको पे करने के लिए करती है। ठीक है, इट इज हेल्ड इन रिजर्व टू कवर क्लेम कॉस्ट। ठीक है, तो क्लेम कॉस्ट को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है? रिजर्व करती है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन रीइंश्योरेंस टर्म्स ए ट्रीटी कंडीशन स्टार्टिंग दैट द इंश्योरेंस लॉस मस्ट एक्सीड ए सर्टेन लिमिट फॉर द रीइंश्योरर टू गेट इन्वॉल्व इज कॉल्ड। तो आपको ये बताना है कि ये जो रीइंश्योरेंस टर्म्स में जो ट्रीटी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो रीइंश्योरेंस कंपनी होती है वो रिस्क में इन्वॉल्व होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी लॉस एक्वायर होता है, यानी जो भी पॉलिसी है उसका अगर मान लो क्लेम आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जिस कंपनी के पास जितना जो शेयर होता है वो कंपनी उतना ही जो क्लेम अमाउंट है वो पॉलिसी होल्डर को पे करती है, चाहे वो दो कंपनी के पास है या 3 कंपनी के पास है। उन्होंने क्या कर रखा है, जो पॉलिसी है उसको उसके जो रिस्क है उसको शेयर कर रखा है। तो इसको अपने क्या कहेंगे? ए है एक्सेस ऑफ लॉस, बी है कोटा शेयर, सी है सीडिंग एंड डी है पोल अरेंजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस ऑफ लॉस। तो रीइंश्योरेंस टर्म्स में जो ट्रीटी होती है उसमें यही होता है ना कि मान लो जिस कंपनी के पास जितने परसेंट का उसने इंश्योरेंस बॉन्ड किया हुआ है, कंपनी ने जितने परसेंट रिस्क कवर बॉन्ड किया हुआ है उतना ही क्या देती है? लॉस देती है, यानी जो क्लेम अमाउंट है वो देती है। तो एक्सेस ऑफ लॉस इसको कहा जाएगा। ठीक है, कि जो भी लॉस एक्वायर हुआ उसमें वो रीइंश्योरेंस कंपनी है वो कितना क्लेम पे करती है पॉलिसी होल्डर को। ठीक है, तो इसको कहेगा एक्सेस ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वेयर वुड एन इंश्योरेंस कंपनी फाइंड गाइडलाइन ऑन इन्वेस्टिंग फंड? कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने जो फंड है उसको कहाँ
इन्वेस्ट करना है, इसकी गाइडलाइन कहां पर मेंशन की गई है आपको बताना है। तो ये नंबर ऑप्शन है देयर आर नो गाइडलाइन, बी है IRDA रेगुलेशन, सी है कंपनी गाइडलाइन एंड डी है द इंश्योरेंस एक्ट। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी द इंश्योरेंस एक्ट। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास जो फंड है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितना करना है, इसका जो सारी जानकारी है वो द इंश्योरेंस एक्ट कौन सा 1938, इसमें इसकी स्पेशल गाइडलाइन दी गई है और उसी गाइडलाइन को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंश्योरेंस मैनेज रिस्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। कि जो इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है वो रिस्क को मैनेज करती है, किस तरीके से मैनेज करती है ये आपको बताना है। क्या वो ट्रांसफर करके करती है, ए नंबर ऑप्शन बी रिटेंशन, ट्रांसफर यानी रीइंश्योरेंस करवाकर, बी रिटेंशन यानी अपने पास खुद के पास रखकर, रिडक्शन यानी कुछ कम करके, या रिस्क को अवॉइड या प्रिवेंशन करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांसफर। तो कोई भी रिस्क होता है उसको मैनेज करने के लिए कोई भी इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसका जो भी मान लो जो भी वो उसने पॉलिसी जो बेच रखी है उसको क्या करती है, अन्य कंपनियों को ट्रांसफर भी करती है रिस्क यानी री इंश्योरेंस के रूप में, ठीक है, ताकि जो परसेंटेज ऑफ शेयर है रिस्क का वो एक मान लो एक से ज्यादा कंपनियों के बीच में क्या रहे, उनके पास रहे, ताकि एक कंपनी के ऊपर भार ना आए, ठीक है। इस कारण कंपनी क्या करती है, री इंश्योरेंस करती है अपने जो जितनी पॉलिसी है उसकी, यानी अपने जो रिस्क को है वो क्या करती है, ट्रांसफर करती है। और ट्रांसफर वर्ड मैं बार बार बता चुका हूं, ये री इंश्योरेंस में ही यूज किया जाता है जब एक कंपनी अपना जो रिस्क कवर है वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज वाज नॉमिनेट एज द नेशनल री इंश्योरेंस। तो नेशनल री इंश्योरर है वो कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बात की जो नेशनल री इंश्योरेंस है जो कंपनी है वो आपको सभी को पता है वो कौन सी है, वो है GIC, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कब बनी ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ईयर 2000 में ये बनी भारत की नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी। और एक्ट कब पास हुआ, 2002 में इसका एक्ट पास हुआ, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट आर द एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड री इंश्योरेंस नोन एज। कि जो इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ए है कोटा शेयर, बी है ट्रीटीज, सी है एक्सेस ऑफ लॉस एंड डी है पूल एग्रीमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी ट्रीटीज, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये संधि होती है दोनों के बीच में, ये अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू। कि जो इंश्योरेंस है उसका पर्पज क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिंग पीपल हु आर एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क टुगेदर, बी है पे क्लेम, सी है कलेक्ट प्रीमियम एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो इंश्योरेंस का पर्पज क्या है कि जो जितने भी पीपल है, ठीक है, जो सिमिलर रिस्क वाले हैं उनको क्या करना है, टुगेदर यानी साथ लेके चलना, ठीक है, उनसे प्रीमियम कलेक्ट करना और जिस भी पर्सन का क्लेम आता है उसको क्लेम पे करना। तो ये सारे ही पर्पज क्या है, इंश्योरेंस के हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 24 है इंश्योरर प्रोटेक्ट द फंड ऑफ द ग्रुप बाय। ठीक है, कि जो इंश्योरर कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने जो फंड है उसको प्रोटेक्ट कैसे करती है एक ग्रुप के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन है ए है नॉट पेइंग फॉर लॉसेज विच आर नॉट एक्सीडेंटल, बी है मेकिंग प्रीमियम एक्सेसिव, पेइंग ऑल क्लेम एंड डी है पेइंग एक्सीग्रेटेड क्लेम। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू नॉट पेइंग फॉर लॉसेज विच आर नॉट एक्सीडेंटल। कि जो एक्सीडेंटल चाहे वो नेचुरल है या फिर एक्सीडेंटल है, ठीक है, मान लो कि कोई भी फ्रॉड का जो क्लेम है वो पे नहीं करना, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है कि नॉट पेइंग फॉर लॉसेज विच आर नॉट एक्सीडेंटल, ठीक है। कोई जानबूझकर
लॉस किया हुआ है और कंपनी उसको जो उसका अगर क्लेम पे कर देती है तो वो एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी ऐसा क्लेम जो जानबूझकर ना किया हुआ हो, ठीक है, उसका ही इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्लेम का पैसा देती है। ठीक है, तो इसको अपने इन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी क्या बोलेंगे कि अगर वो एक्सीडेंटल नहीं है, अगर एक्सीडेंटल है तो पे करेगी, और अगर वो एक्सीडेंटल नहीं है, नॉट एक्सीडेंटल क्लेम, तो वो पे नहीं करेगी। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाउ मच इज द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल फॉर ए कंपोजिट ब्रोकर। कि अगर किसी को कंपोजिट ब्रोकर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए जो कैपिटल है यानी कितनी पूंजी होनी चाहिए आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए है 50 लाख, बी है 1 करोड़, सी है 2 करोड़ एंड डी है 2.50 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 250 लाख, यानी 250 लाख यानी कि 2.5 करोड़ रुपीस। तो कंपोजिट ब्रोकर के लिए इतनी राशि जो प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल है ये इतनी होनी चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम कैपिटल है उसे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एज पर द इंश्योरेंस एक्ट फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस हाउ मच इज द क्लेम वैल्यू एक्सीडिंग विच ए रिपोर्ट हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ए लाइसेंस्ड सर्वेयर। कि जो इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है तो लाइसेंस सर्वेयर होता है, उसकी रिपोर्ट अनिवार्य है अगर क्लेम कितनी राशि से ज्यादा हो, तो ये आपको बताना है। ए है RS 10,000, बी 15,000, सी 20,000। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है नॉट स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 20,000। ये मैं आपको मेरी जो इंश्योरेंस की क्लास थी उसमें मैं बता चुका हूं कि जो एक लाइसेंस सर्वेयर है और वो किस प्रकार की कंपनी में काम करता है, वो कहता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। और जो भी क्लेम 20,000 रुपए से ज्यादा का आता है तो उसमें जो सर्वेयर होता है वो सर्वे करता है जो भी लॉस अकोर हुआ है उसका, और 20,000 रुपए से अगर ज्यादा है तो वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। उसके बाद ही पॉलिसी होल्डर को क्लेम का पैसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल एजेंट फॉर हाउ मेनी ईयर इन द लाइसेंस इश्यूड बाय द IRDA वैलिड। कि कोई भी इंडिविजुअल कोई एजेंट बनता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो उसको लाइसेंस कौन देती है, IRDA। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना कि एजेंट को लाइसेंस कौन देती है, IRDA देती है। तो वो कितने टाइम के लिए होता है, ठीक है, ए है 4 लाइफ टाइम, बी है 1 ईयर, सी है 2 ईयर एंड डी है 3 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 ईयर। तो 3 साल के बाद में जो लाइसेंस है इंडिविजुअल एजेंट का वो क्या करना पड़ेगा, वो रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 साल के लिए ही इश्यू किया जाता है IRDA द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच इज द मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर TPA। जो TPA है, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको अगर लाइसेंस लेना है IRDA से तो उसके लिए जो शेयर कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना, ये आपको बताना है। ए है 1 करोड़, बी 10 करोड़, सी 50 लाख टू 2.5 करोड़ एंड डी है देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़। तो 1 करोड़ की क्या होनी चाहिए, उसके पास शेयर कैपिटल होनी चाहिए, उसी को ही IRDA क्या करती है, TPA का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 29, ए कस्टमर इज ए पर्सन हु। तो जो कस्टमर है वो कौन सा व्यक्ति होता है, ए रिफ्यूज टू परचेज गुड और सर्विस, बी बाय गुड और सर्विस बिजनेस हैज टू ऑफर, सी बाय गुड और सर्विस एज ए बिजनेस हैज टू ऑफर, और डी है रिसीव मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। तो ये आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाय गुड्स और सर्विस ए बिजनेस हैज टू ऑफर। ये बी और सी एक ही ऑप्शन आ गया है, तो ये दोनों ही इसका राइट आंसर है। ये आपको थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना, बी और सी दोनों ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाइल पॉलिसीज आर इनफोर्स इज कॉल्ड। कि जब किसी भी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी इनफोर्स है, चल रही है, ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई जो करता, मान लो उसको जो कस्टमर को सेटिस्फाई
देना होता है तो उसको क्या कहेंगे जब उसकी पॉलिसी इन्फोर्स होती है। तो ए है सर्विसिंग एक्टिविटीज, बी है कस्टमर ओरिएंटेशन, सी है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड डी है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। तो किसी कस्टमर को जब उसकी पॉलिसी इन्फोर्स है तो किस तरीके से अपने सेटिस्फाई कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्विसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि अपने किसी भी कस्टमर को किस हिसाब से खुश रख सकते हैं, सिर्फ उसको सर्विस देकर। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा सर्विसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट आर द अकाउंटेबिलिटी एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टुगेदर कॉल्ड। तो जो अकाउंटेबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसको एक साथ क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो ए है एथिक्स इन बिजनेस, बी है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, सी है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड डी है गुड गवर्नेंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा एथिक्स इन बिजनेस। ठीक है, तो आप याद रखना कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, वो अकाउंटेबिलिटी एंड जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन दोनों को एक साथ लेके चलती है तो उसको बोलेंगे एथिक्स इन बिजनेस। ठीक है, तो ये एथिक्स का ही एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन विच रेगुलेशन आर द कोड ऑफ एथिक्स डायरेक्टेड टुवर्ड एथिकल बिहेवियर स्पेल्ड आउट। ठीक है, तो जो कोड ऑफ एथिक्स डायरेक्टेड है या फिर अपने बोल सकते जो एथिकल बिहेवियर इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेशन के रूप में उसको इंप्लीमेंट करना होता है, तो ये जो गाइडलाइन है ये गाइडलाइन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, इरडा देती है, इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी देती है या फिर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी ट्रिपल देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी किसके अंडर में काम करती है? इरडा के बारे में। तो उसको जो एथिकल बिहेवियर का भी गाइडलाइन कौन देगी? वही देगी इरडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस का फाउंडेशन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस कैसे होगी? एथिकल बिहेवियर से, हैविंग लिटिल कंसर्न फॉर अदर, बीइंग हॉनेस्ट या फिर ए हाई कंसर्न फॉर सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा एथिकल बिहेवियर। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस किसके अंडर में आती है? एथिकल बिहेवियर के अंडर में ही आती है। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी को गाइडलाइन कौन देता है? वो देता है इरडा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट मस्ट बिजनेस कीप इन माइंड अबाउट देयर कस्टमर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। तो जो बिजनेस में अपने कस्टमर को सक्सेसफुली अपने बोल सकते हैं कि उनको खुश रखने के लिए, ठीक है, या उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हाउ मच दे कैन पे, बी हाउ दे विल यूज द गुड और सर्विस, सी देयर नीड्स इंटरेस्ट एंड कंसर्न, और डी वेदर दे कैन रिकमेंड देम टू अदर पीपल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देयर नीड्स इंटरेस्ट एंड कंसर्न, कि जो भी कस्टमर है, ठीक है, उनको अपने खुश अपने सेटिस्फाई करने के लिए क्या माइंड में रखना चाहिए किसी इंश्योरेंस कंपनी को, कि कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है, मान लो किस उसका जो इंटरेस्ट मान लो किस प्रोडक्ट में है या किस प्रकार की वो फैसिलिटी लेना चाहता है, सर्विस लेना चाहता है, ठीक है, और उससे कंसर्न होना चाहिए यानी बातचीत होनी चाहिए उस बारे में। ठीक है, तो ये 3 पिलर है, ये आपको याद रखना है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस में ये अपने माइंड में रखने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 देखिए, व्हाट मेक्स कस्टमर हैप्पी। तो कस्टमर को हैप्पी कैसे रख सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। व्हेन दे फील केयर्ड फॉर, व्हेन समवन टेल्स देम व्हाट दे वांट, व्हेन देयर व्यू एंड द फीलिंग आर इग्नोर्ड, एंड डी है नॉट अटेंडिंग देम। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन दे फील केयर्ड फॉर। ठीक है, कि उनको फील होना चाहिए कि जो भी कंपनी है या जो भी जिस भी कंपनी से वो सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, वो उसकी देखभाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यानी वो उनकी केयर रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने क्या रख सकते हैं, कस्टमर को हैप्पी रख सकते हैं कि उनकी केयर करनी चाहिए कस्टमर की। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड, कि जब अपने इंश्योरेंस लेने के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को तो उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। एप्लीकेशन कहा जाता है, कंसिडरेशन कहा जाता है, इंडोर्समेंट कहा जाता है या फिर प्रपोजल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा प्रपोजल। ठीक है, जब ये अपने आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं प्रपोजल। ठीक है, और जो फार्म भरते हैं उसको बोलते हैं प्रपोजल फार्म। इंडोर्समेंट
क्या होता है, जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है एक्चुअल पॉलिसी की, उसमें अपने कुछ एडिटिंग करते हैं, ठीक है। मान लो नॉमिनेशन चेंज करवा दिया, मोड ऑफ पेमेंट अपने चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, सम अश्योर्ड ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये एंडोर्समेंट आता है। कंसिडरेशन किसको कहते हैं, कंसिडरेशन अपने प्रीमियम को कहते हैं। और एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन होती है कि अपने कुछ अमेंडमेंट कराने के लिए पॉलिसी में अपने, या फिर कोई भी किसी प्रकार की अपनी सर्विस लेनी है तो उसके लिए अपने एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो होती है एप्लीकेशन। बट जब अपने इंश्योरेंस लेने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोजल, ठीक है। और इसके लिए जो फार्म भरते हैं उसको बोलते हैं प्रपोजल फार्म। ये भी अपने को याद रखना है, जब अपने बीमा लेने के लिए जो फार्म भरते हैं ना उसको प्रपोजल फार्म बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, द अमाउंट एन इंश्योर्ड मस्ट बियर इन एनी क्लेम कंट्रीब्यूट टू ए क्लेम बिफोर एन इंश्योरर पे द रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जो इंश्योर्ड यानी जो पॉलिसी होल्डर है वो कुछ अमाउंट होता है, ठीक है, वो बोर्न करता है, या आपने बोल सकते हैं कि वो जो राशि होती है वो पे करता है। कब करता है वो, बिफोर एन इंश्योरर पे द रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड, कि जो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो बाकी का जो क्लेम अमाउंट होता है वो पे करने से पहले क्या करता है, पॉलिसी होल्डर पे करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ए है डिडक्शन, बी है फ्रेंचाइज, सी है एक्सेस और डी है मालस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर जब कुछ अमाउंट पे करता है या फिर कुछ अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करता है, और ये करता कब है, जब इंश्योरेंस कंपनी जो बाकी का जो रिमेनिंग क्लेम अमाउंट है वो देने से पहले, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सेस। और एक्सेस अमाउंट कौन पे करता है, ये करता है इंश्योर्ड पर्सन या पॉलिसी होल्डर, ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, द रेशियो दैट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इज। तो जो रेशियो होता है जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का, या फिर अपने बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये किस प्रकार का रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है, ऑपरेटिंग रेशियो होता है, लॉस रेशियो होता है, या फिर कंबाइंड रेशियो होता है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो होता है उसको अपने क्या कहेंगे या बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कंबाइंड रेशियो, ठीक है, इसको कहेंगे कंबाइंड रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होगा कि जो कंपनी का एक्सपेंसेस होता है, जो भी अलग अलग एक्सपेंस करती है कंपनी, ठीक है, जो भी लागत होती है उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो होता है जब कंपनी अपनी ब्रांचेस को या फिर अपना जो कार्य है उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंस करता है, ठीक है, जो भी खर्च करता है, मान लो कि उसके ऑफिस के खर्चे होंगे, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ठीक है, या फिर जो भी स्टेशनरी है, या फिर जो भी वो फर्नीचर यूज कर रहा है तो उसके लिए, मान लो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो एक्सपेंस कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। लॉस रेशियो, जो कंपनी को लॉस हुआ उसे कहेंगे लॉस रेशियो, और जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे कंबाइंड रेशियो, ठीक है। तो याद रखना, द रेशियो दैट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी दैट इज नोन एज कंबाइंड रेशियो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द पर्सन हु असेस द रिस्क एसोसिएट विद द प्रपोजल इज, ठीक है। तो ऐसा पर्सन कौन होता है जो प्रपोजल फार्म में जो लॉस हो, ऐसा पर्सन कौन होगा जो प्रपोजल फार्म को क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा और जो लॉस है उसको एसेस करता है, ठीक है, उसकी गणना करता है कि ये किस प्रकार का लॉस है, इस व्यक्ति को ये रिस्क देना चाहिए या इतना सम एश्योर्ड देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, वो प्रपोजल फार्म को रीड करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसे क्या कहा जाएगा, ए एक्चुअरी, बी अंडरराइटर, सी आर्बिट्रेटर एंड डी एसेसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी, अंडरराइटर, ठीक है। तो अंडरराइटर क्या होता है, अंडरराइटर एक पर्सन होता है जो आपके प्रपोजल फार्म को रीड करता है और उसमें आपको किस प्रकार का रिस्क चाहिए उसको एसेस करता है, उसकी गणना करता है कि इस पॉलिसी होल्डर को ये प्लान देना चाहिए, इतना रिस्क कवर देना चाहिए, इतना सम एश्योर्ड देना चाहिए, इतनी अवधि के लिए देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए, कोई मेडिकल एग्जामिन है, कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। तो ये काम किसका होता है, ये होता है अंडरराइटर का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अमेंडमेंट टू स्टैंडर्ड पॉलिसी कंडीशन आर कॉल्ड, ठीक है। तो सभी को पता होगा, बहुत ही एक नॉर्मल टर्मोलॉजी का ये क्वेश्चन है।
ऑप्शन नंबर ए एक्सक्लूजन, बी कंडीशन, सी इंडोर्समेंट, डी है वारंटीज। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडोर्समेंट। ठीक है, तो जब भी अपने जो स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं, यानी जो एडिटिंग करते हैं, लाइक अपने मोड चेंज कर रहे हैं, कोई नॉमिनेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या असाइनमेंट करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडोर्समेंट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राजेश हैज टेकन एन इंश्योरेंस प्लान फॉर ए सम एश्योर्ड फॉर Rs 20 लाख फॉर टेन्योर ऑफ 20 ईयर। तो राजेश ने 20 लाख का एक प्लान लिया है 20 साल के लिए। द प्लान स्पेसिफाइड दैट सम एश्योर्ड विल बी पेड ओनली इफ राजेश डज नॉट डाई ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर ऑफ 20 ईयर। तो इसमें इस प्लान में स्पेसिफाइड है कि सम एश्योर्ड राजेश को तभी दिया जाएगा, ठीक है, जब राजेश 20 साल तक जीवित रहे। ठीक है, इफ राजेश डज नॉट डाई ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर, ठीक है, यानी जीवित रहे। विच टाइप ऑफ प्लान हैज राजेश ऑप्टेड फॉर। तो ये किस प्रकार का प्लान है जो राजेश ने लिया है, ये आपको बताना है। ए टर्म एश्योरेंस प्लान, बी प्योर एंडोमेंट प्लान, सी डबल एंडोमेंट प्लान एंड डी एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, ये किस प्रकार का प्लान होता है जिसमें जीवित रहने पर ही पैसा दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों प्योर एंडोमेंट प्लान। ठीक है, राजेश को 20 साल तक जीवित ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको जो सम एश्योर्ड अमाउंट है या जितनी भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगी। तो ये होता है प्योर एंडोमेंट प्लान। अगर मरने पर या डाई होने पर, ठीक है, मृत्यु होने पर जो पैसा मिलता है वो किसे मिलता है, वो मिलता है टर्म इंश्योरेंस प्लान में। ठीक है, एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, जीवित रहने पर भी पैसा मिलता है, ठीक है, और मृत्यु होने पर भी पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसमें डेथ प्लस सर्वाइव दोनों पर ही पैसा मिलता है। इसमें ओनली सर्वाइव रहने पर ही पैसा मिलता है। ठीक है, इसमें ओनली डेथ होने पर ही पैसा मिलता है। तो ये आपको तीनों थोड़ा याद रखना। और डबल एंडोमेंट प्लान क्या होता है, उसमें मान लो क्या होता है कि आपको जो भी बेनिफिट होते हैं वो डबल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको डबल एंडोमेंट प्लान बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये मान लो मेनली 3 याद रखना है, टर्म इंश्योरेंस प्लान, प्योर एंडोमेंट प्लान एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इन द केस ऑफ यूली विच फंड इन्वेस्ट ए मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फंड इन गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज। तो ये यूली प्लान का कौन सा फंड होगा जिसमें जो प्रीमियम का जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे। तो मैंने आपको 4 प्रकार के फंड बताए थे। तो अगर अपने मेजर पोर्शन गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज में लगाते हैं तो उसको वो किस प्रकार का फंड होता है ये आपको बताना है। तो ए है बैलेंस फंड, बी मनी मार्केट फंड, सी डेब्ट फंड एंड डी इक्विटी फंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेब्ट फंड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द annuitant makes a lump sum payment to the insurance company and the insurance company start paying annuities periodic payment, ठीक है, soon after the policy commence। तो ये किस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें एन्यूटेंट क्या होता है, एक लंप सम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देती है और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसकी जो एन्युटी है, ठीक है, वो स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लंप सम अमाउंट जमा करने के बाद, यानी अपने बोल सकते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के बाद उसकी जो एन्युटी है वो स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो इसका बताना है कि ये किस प्रकार की एन्युटी होगी। ए इमीडिएट एन्युटी, बी डेफर्ड एन्युटी एंड डी लंप सम एन्युटी और डी है एनी ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। तो कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी शुरू होने के हाथों हाथ ही क्या होती है, आपकी एन्युटी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, अगर कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी और एन्युटी स्टार्ट होने के बीच में कुछ टाइम लेग होता है, ठीक है, बीच में मान लो कि 5 साल 10 साल का टाइम लेग है, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो वर्डिंग है ये अपने को माइंड में याद रखना है। इमीडिएट यानी हाथों हाथ, डेफर्ड यानी एक समय के बाद।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, राज हैज टेकन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सम एश्योर्ड ₹25 लाख फॉर 25 ईयर। तो राज ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, 25 लाख रुपए उसका सम एश्योर्ड है, कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। द पॉलिसी टर्म स्पेसिफाई दैट द पॉलिसी अमाउंट विल बी पेड ओनली इफ राज डज नॉट सर्वाइव द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। तो पॉलिसी टर्म में क्या है, स्पेसिफाई किया गया है कि पॉलिसी अमाउंट तभी पे की जाएगी अगर राज है वो स्पेसिफाइड जो टाइम पीरियड है तब तक सर्वाइव ना करे, यानी उसकी डेथ हो तभी। विच टाइप ऑफ द पॉलिसी हैज राज टेकन। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी होती है जिसमें ऑन डेथ पर ही पैसा मिलेगा, यानी 25 साल से पहले उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ही पैसा मिलेगा राज को, तो ये किस प्रकार की पॉलिसी कहलाएगी? तो आपको बताना है प्योर इंडोमेंट पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, या नन ऑफ द अबव है। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जब ओनली डेथ पे ही पैसा मिलता है तो वो जो पॉलिसी होती है वो किस प्रकार की पॉलिसी होती है? वो होती है टर्म इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। और टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है? ठीक है, प्योर एंडोमेंट या एंडोमेंट प्लान के कंपैरिजन में क्या होता है? प्रीमियम बहुत कम होता है। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है, प्रीमियम कम पे करना होता है। ठीक है, तो ये अपने को माइंड में याद रखना है कि प्रीमियम कम पे करना होता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर आपसे ये तीनों टाइप के प्लान पूछ ले और पूछे कि सबसे कम जो प्रीमियम को किस प्लान में पे करना होगा, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी बेनिफिट इज आल्सो नोन एज। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या ये डेथ बेनिफिट होता है, क्या ये सर्वाइवल बेनिफिट होता है, क्या ये डेथ कवर होता है, या फिर नन ऑफ द अबव होता है। तो जो मैच्योरिटी जो बेनिफिट होता है उसको अपने सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं, ये अपने को याद रखना। इसका राइट आंसर होगा सर्वाइवल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विद द रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ कवर ऑफ सम लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी विच ऑफ द बिलो इज पॉसिबल एज एन ऑप्शन। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है वो इसमें यह पूछ रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है वो इंश्योरेंस कंपनी जो कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाती है कि आप मान लो कोई भी प्लान है उसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से राइट कौन सा है, कि कौन सा ऑप्शन आप उसमें से चूज कर सकते हो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ए है, द लाइफ कवर ऑलवेज रिमेन कंस्टेंट थ्रू द पॉलिसी एंड द कैन नॉट बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, बी है, द लाइफ कवर कैन ओनली बी स्टेप्ड अप और केप्ट कंस्टेंट बट कैन नॉट बी स्टेप्ड डाउन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। सी है, द पॉलिसी कवर कैन ओनली बी स्टेप्ड डाउन और केप्ट कंस्टेंट बट कैन नॉट बी स्टेप्ड अप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। और डी ऑप्शन है, द लाइफ कवर कैन बी केप्ट कंस्टेंट और स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या रहेगा। तो देखिए चारों ही ऑप्शन है, इसमें 2 वर्ड लिए गए हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है? इसमें क्या होता है, स्टेप अप में तो होता है कि जो जब अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाते हैं। ठीक है, और स्टेप डाउन में क्या होता है, जब अपने सम एश्योर्ड को यानी बीमा धन को कम करते हैं। ठीक है, तो कुछ ओकेजन होते हैं जैसे अपने सम एश्योर्ड बढ़ा दिया आपने, कि मान लो कि शादी होगी या बच्चे हैं, लायबिलिटी है, तो अपने सम एश्योर्ड बढ़ा देते हैं किसी प्लान में। ठीक है, या फिर जब अपनी लायबिलिटी कम हो जाती है, मान लो लोन अपने नील हो गए। ठीक है, तो मान लो अपनी लायबिलिटी कम होती है तो अपने क्या कहते हैं, किसी जो स्टेप डाउन कर देते हैं, यानी अपने जो सम एश्योर्ड है वो कम कर देते हैं। ये करते क्यों? क्योंकि सम एश्योर्ड के आधार पर ही क्या होता है, अपने को इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम है वो पे करना होता है। तो ये 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विद रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ कवर ऑफ सम लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, कि लाइफ इंश्योरेंस जो प्लान है जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसमें से कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिसमें कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। तो इसमें से जो पॉसिबल ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, द लाइफ कवर कैन बी केप्ट कंस्टेंट और स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। तो अपने जो सम एश्योर्ड है वो कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान में क्या कर सकते हैं,
अपना सम एश्योर्ड है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है ये कुछ कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती है पॉलिसी होल्डर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखना आप। और स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है ये मैंने बताया। स्टेप अप सम एश्योर्ड इंक्रीज करना, स्टेप डाउन सम एश्योर्ड कम करना, और ये कुछ स्पेशल ओकेजन पर किया जाता है। और ये करते क्यों है, ठीक है, क्योंकि सम एश्योर्ड के आधार पर क्या होता है, आपको प्रीमियम पे करना होता है। अगर ज्यादा सम एश्योर्ड है तो ज्यादा प्रीमियम, कम है तो कम प्रीमियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, अर्जुन हैज टेकन ए कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस। तो इसने अर्जुन ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसके लिए, अपने लिए और अपनी स्पाउस के लिए, ठीक है। तो ये किस प्रकार की पॉलिसी है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जॉइंट पॉलिसी, बी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, सी ग्रुप पॉलिसी, और डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड याद रखना, ये आपसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होगी अपनी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, ठीक है। तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें अपने खुद को यानी सेल्फ को और अपनी जो फैमिली है उसको एक सिंगल पॉलिसी में कवर दे सकते हैं हेल्थ का, ठीक है। सिंगल पॉलिसी में पूरी फैमिली को क्या दे सकते हैं, कवर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, ए पर्सन वुड लाइक टू कवर हिज स्टॉक विच ही फियर मे बी स्टोलन, विच पॉलिसी शुड बी टेक। तो कोई पर्सन है जिससे जो कवर लेना चाहता है अपने स्टॉक का, क्योंकि उसे डर है कि उसका जो भी सामान है, जो भी स्टॉक है वो स्टोलन ना हो जाए, वो चोरी ना हो जाए। तो विच पॉलिसी शुड बी टेक, तो उसे किस प्रकार की पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या उसे फायर पॉलिसी लेनी चाहिए, लायबिलिटी लेनी चाहिए, या फिर बर्गलरी पॉलिसी लेनी चाहिए, या फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बर्गलरी पॉलिसी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 है, ए पर्सन वुड लाइक टू बाय ए कार विच इज द इंश्योरेंस ही शुड कंपल्सरी टेक बिफोर ब्रिंगिंग द कार टू द रोड। तो कोई पर्सन जो कार बाय करता है, ठीक है, तो उसके लिए कंपल्सरी है कि वो रोड पे कार लाने से पहले किस प्रकार का इंश्योरेंस परचेज करे। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ऑप्शन नंबर बी है थर्ड पार्टी मोटर लायबिलिटी इंश्योरेंस, सी है बर्गलरी इंश्योरेंस, एंड डी है मोटर ऑन डैमेज कवर ओनली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा थर्ड पार्टी मोटर लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो कोई भी व्हीकल है जो रोड पे आता है उसको कम से कम थर्ड पार्टी मोटर लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, नहीं तो उसका चालान हो सकता है, ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफिस ऑफ द LIC हैंडल एक्चुरियल एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो LIC का कौन सा ऑफिस एक्चुरियल और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन करता है ये आपको बताना है। ए है सेंट्रल ऑफिस, बी है जोनल ऑफिस, सी है डिवीजन ऑफिस, एंड डी है ब्रांच ऑफिस। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल ऑफिस। तो जो इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुरी से संबंधित जितना भी फंक्शन होता है, ठीक है, वो सेंट्रल ऑफिस में ही किया जाता है, ये अपने को याद रखना है। सो थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को एडीओ मेंस एग्जाम के लिए। तो जितने भी ये 50 क्वेश्चन आपने कवर किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और अपना जो भी स्कोर है, कितने आपके राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है, ताकि आपको अपनी तैयारी का थोड़ा अंदाजा हो जाए। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।